अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक बार फिर आप सबको यूपी टीचिंग एकेडमी में खुश आमदीद। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि मैं इस चैनल पर बायोलॉजी के लेक्चर्स रिकॉर्ड करता हूं, जो कि मैंने पश्तो ज़ुबान और उर्दू ज़ुबान में रिकॉर्ड किए हैं। अब कुछ दोस्तों के रिक्वेस्ट पर कि सर प्लीज़ आप उर्दू को कैरी करें, उर्दू में लेक्चर्स रिकॉर्ड करें, तभी मैं जाकर उर्दू में लेक्चर्स रिकॉर्ड कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। दोस्तों, हम जो है वो कोऑर्डिनेशन चैप्टर में थे और कोऑर्डिनेशन में हमने नर्वस कोऑर्डिनेशन को तो कंप्लीट किया था, फिर बाद में हमने केमिकल कोऑर्डिनेशन को स्टार्ट किया था। अब कुछ अरसा गैप आया दरमियान में कुछ मसरूफियात की वजह से। अब हमने, आपको याद होगा कि हमने पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टार्ट किया था। पिट्यूटरी ग्लैंड को भी डिस्कस करते हुए हमने कुछ उनके हार्मोन्स को डिस्कस किए थे। अब हम यहाँ स्टार्ट करने जा रहे हैं दूसरा ग्लैंड, जो कि है थायराइड ग्लैंड। आप लोगों से एक बात बताना चाहता हूँ कि ये जो मैं लेक्चर रिकॉर्ड करता हूँ, चाहे आप 10th स्टैंडर्ड में हो, चाहे आप 9th में हो, चाहे आप फर्स्ट ईयर हो, सेकंड ईयर स्टैंडर्ड में हो, जिस भी स्टैंडर्ड में हो, आप मेरे इस लेक्चर से अपने जो जितने भी डिफ़िकल्टीज़ हो सबको सॉल्व कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ 10th क्लास के स्टूडेंट्स देखेंगे और बस, ऐसा भी नहीं है कि ये सिर्फ 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स देखेंगे और बस, किसी को और कुछ समझ में नहीं आएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। जो भी मैं रिकॉर्ड करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप किसी भी स्टैंडर्ड से हो, 9, 10, 11, 12 और से हाई हो, तब भी आपको मेरे लेक्चर समझ में आ जाए और उस टॉपिक पर आपको पूरा उबूर हासिल हो। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं अपने लेक्चर्स की तरफ और स्टार्ट करते हैं थायराइड ग्लैंड को। ठीक है, तो थायराइड ग्लैंड क्या है? थायराइड ग्लैंड, जैसा कि मैंने स्टार्ट में, इस सेक्शन के स्टार्ट में मैंने ग्लैंड्स की इंट्रोडक्शन की थी कि ग्लैंड क्या है और किस टाइप के ग्लैंड्स होते हैं, किस तरह सिक्रीशंस करते हैं, किस तरह सिक्रीशंस नहीं करते हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या है, एंडोक्राइन ग्लैंड क्या है, उनके टाइप्स क्या है, ये सारे मैंने इंट्रोडक्शन की है इन सारी चीज़ों की। ठीक है, तो ये जो हमारा थायराइड ग्लैंड है दोस्तों, ये एक एंडोक्राइन ग्लैंड है। ठीक है, क्या है ये? दिस इज एन एंडोक्राइन ग्लैंड। अब अगर आपने समझना है कि एंडोक्राइन ग्लैंड क्या है और एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या है, तो आप जाकर मेरे पिछली वीडियोस को देख ले, आपको समझ में आ जाएगा कि ग्लैंड क्या है, क्या करते हैं और कितने टाइप्स के हैं। तो एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन में फ़र्क क्या है, ये भी मैंने वहाँ पर समझाया है। ठीक है, तो ये एक एंडोक्राइन ग्लैंड है। तो इसका मतलब है कि जितने भी हमारे बॉडी के अंदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स है, वो हार्मोन्स सिंथेसाइज और सिक्रीट करते हैं। ठीक है, वो हार्मोन्स और सिंथेसाइज का मतलब है बनाते हैं और फिर उसको सिक्रीट भी करते हैं। ठीक है, ब्लड के अंदर उसको पोर करते हैं, उसको डाल देते हैं जब ज़रूरत आती है। ठीक है, तो ये थायराइड ग्लैंड जो भी है हमारे बॉडी में, ये भी एक एंडोक्राइन ग्लैंड है। ये भी हार्मोन्स बनाता भी है और उनको सिक्रीट भी करता है जब भी हमारे बॉडी को उन हार्मोन्स की ज़रूरत हो। कौन कौन से हार्मोन्स है बाद में मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, दूसरी बात इस ग्लैंड के बारे में कि इस ग्लैंड का जो है वो लोकेशन क्या है। यानी अगर आपसे कोई पूछे कि आपके बॉडी में एक ग्लैंड है जिसको हम थायराइड ग्लैंड कहते हैं, बेटा ये ग्लैंड कहाँ पर मौजूद है, तो आपने बताना है, बहुत खूबसूरत बातें बतानी है। सबसे पहले बात ये है कि आपने बॉडी के अंदर नहीं घूमना। क्यों? थायराइड ग्लैंड कहाँ पर है, आपने इसको अपने नेक के एंटीरियरली, अपने गर्दन के आगे वाले हिस्से को पॉइंट करना है कि थायराइड ग्लैंड यहाँ पर है। और यहाँ पर भी कहाँ पर है, तो मैं समझाता हूँ। तो ये लोकेटेड है इन फ्रंट ऑफ नेक, आपके गर्दन के सामने वाले हिस्से में। दूसरी बात ये है कि ये लोकेटेड है इन फ्रंट ऑफ ट्रैकिया, आपके ट्रैकिया यानी हवा की नाली के सामने है। ठीक है, और इसके कौन से वाले हिस्से में है, तो ऊपर वाले हिस्से में है। और तीसरी बात भी आपने ये बतानी है कि ये जो थायराइड ग्लैंड है, ये हमारे इन फ्रंट ऑफ C5 to T1 वर्टेब्रा, C5 to T1 वर्टेब्रा। अब इस बात का मतलब क्या है, T1 एंड C5? C कहते हैं सर्वाइकल को, T कहते हैं थोरैसिक को। अब आप डायग्राम के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ, देखिए गौर से। समझ ले कि ये एक बंदा है,
ये हमारा एक दोस्त है, जो भी है वो अपने आप को पहचान ले, ठीक है। ये हमारे दोस्त की जो है वो गर्दन है, ठीक है, और इसका चेस्ट है। अब ये इसका जो पेट है थोड़ा सा निकला हुआ, और ये इसका बैक है, ठीक है, इस तरह, समझ गए। अब ये जो है ये वाला रीजन, ये इस बंदे का हेड है, आपको पता है। और ये जो रीजन है ये इसका नेक रीजन है दोस्तों। कौन सा रीजन? नेक रीजन है। तो थायराइड ग्लैंड कहाँ पर है? नेक रीजन में है, इन फ्रंट ऑफ नेक। तो इन फ्रंट ऑफ नेक का मतलब है कि थायराइड ग्लैंड ये है ना, ये फ्रंट वाला एरिया है, फ्रंट है, और ये क्या है? ये आपका बैक है, ठीक है। तो ये जो है ये नेक रीजन है, और यही जो है ये इस बंदे का या नेक का इंटीरियर वाला पोर्शन है, यानी फ्रंट वाला पोर्शन है। तो थायराइड ग्लैंड एग्जैक्टली यहाँ पर मौजूद है दोस्तों, यहाँ पर। अब यहाँ पर भी आपने बताना है कि कहाँ पर। तो C5 का मतलब है सर्वाइकल। सर्वाइकल वो वर्टेब्रा होते हैं, वर्टेब्रल कॉलम में, जो आपके सर्वाइकल आपके नेक रीजन में मौजूद होते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपका स्टार्ट होता है C1, C2, C3, C4 और C5। तो देखिए ये जो थायराइड आपका ग्लैंड है ये C5 वर्टेब्रा से स्टार्ट हुआ, और देखिए C5, C6, C7 एंड T1। तो ये क्या है? ये C5 है और ये वाला T1 है। तो सर्वाइकल वर्टेब्रा नंबर 5 से स्टार्ट होगा इसका अपर पूल, और थोरैसिक वर्टेब्रा नंबर 1 पर इसका लोअर पूल ख़त्म हो जाएगा। तो हम कहते हैं कि जो थायराइड ग्लैंड है वो C5 से लेकर T1 वर्टेब्रा के सामने मौजूद है। तो इसको हम रिलेट करते हैं। देखो इसको कहते हैं टोपोग्राफी। क्या कहते हैं इसको? टोपोग्राफी। अब टोपोग्राफी क्या है? टोपोग्राफी वो है, इस चीज़ को कहते हैं जब आप बॉडी के एक ऑर्गन को किसी दूसरे ऑर्गन के साथ रिलेट करते हैं, तो इसको हम कहते हैं टोपोग्राफी, ठीक है। तो ये टोपोग्राफी हो गई थायराइड ग्लैंड की, तो इसकी लोकेशन हो गई। बाद में हम कहते हैं कि इसी ग्लैंड को अगर हम वज़न करें तो इसका वेट क्या होगा? वेट। तो ये जो थायराइड ग्लैंड है अगर हम इसको निकाल दें और बैलेंस में डाल दें तो तकरीबन 25 ग्राम जो है वो इसका वज़न होता है, ठीक है दोस्तों। ये बात भी हो गई। फिर हम कहते हैं कि इस ग्लैंड का शेप क्या है? तो शेप कुछ इस तरह है कि हम कहते हैं कि इस ग्लैंड का शेप जो है वो बटरफ्लाई शेप है। बटरफ्लाई आप जानते हैं ना, तितली जैसे हम कहते हैं। तो अगर इस बंदे को मैं टर्न करूं, ये अब इस तरह खड़ा है और आप इस साइड से देख रहे हैं, अगर इसे मैं कहूं कि आप इस तरह हो जाए तो आप फिर आगे देखेंगे, तो आगे थायराइड ग्लैंड किस तरह नज़र आएगा? तो देखिए गौर से, ये आप कंसिडर करें कि इस बंदे का जो नेक रीजन है वो है, ठीक है, और फिर ये इसके शोल्डर्स है इस तरह, ठीक है। तो थायराइड ग्लैंड एग्जैक्टली यहाँ पर है। तो इस तरह का कुछ ग्लैंड है, देखिए गौर से मैं बनाता हूँ। ये इसका लेफ्ट लूप और ये इसका राइट लूप, और इन दोनों लूप्स को कनेक्ट किया गया है एस्थमस के थ्रू, ठीक है। तो ये जो जगह है ये एस्थमस है, और ये लेफ्ट लूप है, ये राइट लूप है। तो देखिए अगर आप देखें तो जब हम देखते हैं ना, एक बटरफ्लाई को हम देखते हैं तो बटरफ्लाई कुछ इस तरह होती है ना, इस तरह से बटरफ्लाई होती है, ठीक है, ओके, इस तरह से जो है वो बटरफ्लाई होती है। तो इसके विंग्स होते हैं, ये इसका हेड रीजन है और ये इसका टेल रीजन होता है इस तरह। तो ये जो हमारा थायराइड ग्लैंड है ये भी बटरफ्लाई शेप है, ठीक है। तो इसका ये शेप हो गया। फिर मैं बताता हूँ कि इसके कितने लूब्स है दोस्तों, लूब्स। अब लूब किसे कहते हैं? टू कनेक्टेड एरियाज को लूब्स कहते हैं। देखिए ये जो है ये इसका लेफ्ट लूब और ये जो है इसका राइट लूब। लूप के दरमियान हमेशा फिशर होगा, फिशर। ये जो एरिया है ना ये इसका फिशर है, ठीक है। तो फिशर के दरमियान, फिशर के एक साइड दूसरे साइड जो भी होता है उसको हम लूप कहते हैं, ठीक है। तो कितने लूप हैं? ये है लेफ्ट लूप और ये है इसका राइट लूप, ठीक है। तो कितने लूप्स हो गए? 2 लूप्स हो गए, ठीक है, 2 लूप्स। इंट्रोडक्शन करते हैं ना, तो थायराइड ग्लैंड क्या है? तो एक होता है राइट लूप, ठीक है,
और एक होता है दोस्तों इसका लेफ्ट लूप। ये बात भी क्लियर हो गई। अब इन लूप्स का जो शेप है वो किस तरह है, तो मैं यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट लिख देता हूँ, लूब्स शेप। इनके इस इस ग्लैंड के जो लूब्स है इनका शेप क्या है। देखिए ग्लैंड का अपना शेप बटरफ्लाई शेप है, ग्लैंड के लूप्स का शेप क्या है, कोन शेप है, कोन शेप। ठीक है, तो इस ग्लैंड के जो लूब्स हैं वो कोन शेप होते हैं। ठीक है, फिर बाद में एक नेक्स्ट बात आती है एस्थमस। अब एस्थमस क्या होता है, एस्थमस थायराइड ग्लैंड का दरमियानी जगह होता है जो कि दोनों लूब्स को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करते हैं। ठीक है, तो एस्थमस इज द टिश्यू विच कनेक्ट्स बोथ द लूब्स। तो मैं लिख देता हूं यहाँ, ये एक टिश्यू होता है विच कनेक्ट बोथ लूप्स। दोनों लूप्स के दरमियान जो ब्रिज होता है, ब्रिज जो एक पुल होता है, ये एक सड़क है, ये दूसरी सड़क है, दोनों सड़क के दरमियान एक पुल होता है, एक कनेक्टिंग ब्रिज होता है। इस ब्रिज को हम कहते हैं दोस्तों एस्थमस। ठीक है, तो ये भी हो गई दोस्तों। अब नेक्स्ट बात आती है, इस ग्लैंड को कौन ब्लड सप्लाई करता है, आर्टीरियल सप्लाई। कौन से आर्टरीज इस ग्लैंड को ऑक्सीजनेटेड ब्लड के साथ जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करती है। यानी आप देखिए ना, इस ग्लैंड के अंदर सेल्स है और ये जो सेल्स है ये मुख्तलिफ काम करते हैं, मैं बाद में बताऊंगा डिटेल के साथ, ये मुख्तलिफ काम करते हैं। अब इन सेल्स के काम करने के लिए इनको तो एनर्जी की ज़रूरत होती है, इनको ग्लूकोज की ज़रूरत होती है, इनको अमाइनो एसिड्स की ज़रूरत होती है, इनको ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। ठीक है, जिंदा सेल्स है ना, तो इनको ऑक्सीजन, इन चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो ये सारी चीज़ें कौन ले आते हैं, ये सारी चीज़ें इनके लिए आर्टरीज ले आते हैं। तो दो आर्टरीज होते हैं, एक होता है सुपीरियर थायराइडल आर्टरी। ठीक है, और एक होता है इंफीरियर थायराइडल। सुपीरियर का मतलब ऊपर से, इंफीरियर का मतलब नीचे से। तो मैं देखिए आपको यहाँ पर समझाता हूँ, देखिए गौर से। यहाँ पर एक आर्टरी होती है जिसे हम कैरोटिड आर्टरी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, कैरोटिड आर्टरी। और यहाँ पर एक आर्टरी होती है यहाँ पर जिसे हम सबक्लेवियन आर्टरी कहते हैं। तो इस कैरोटिड आर्टरी से एक ब्रांच जुदा होकर आती है इस ग्लैंड के ऊपर। इस ग्लैंड को ऊपर से ऑक्सीजन के साथ सप्लाई करती है, ऑक्सीजन सप्लाई करती है, खुराक सप्लाई करती है। तो इस आर्टरी को हम कहते हैं सुपीरियर थायराइडल आर्टरी। ठीक है, सुपीरियर का मतलब ऊपर से, थायराइडल का मतलब थायराइड ग्लैंड की तरफ से। ठीक है, की तरफ। ये होता है सबक्लेवियन आर्टरी। सबक्लेवियन आर्टरी से एक ब्रांच जुदा होकर इसके तरफ आती है, तो ये नीचे से ग्लैंड को सप्लाई करती है, इसलिए हम इसको कहते हैं इंफीरियर थायराइडल आर्टरी। तो दो आर्टरीज हो गए, सुपीरियर थायराइडल आर्टरी ऊपर से ग्लैंड के आधे हिस्से को सप्लाई करती है, राइट और लेफ्ट दोनों साइड से। ठीक है, इस तरह। और इंफीरियर थायराइडल आर्टरी नीचे से थायराइड ग्लैंड को ब्लड सप्लाई करती है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बात, वीनस ड्रेनेज क्या है। वीनस ड्रेनेज। अब वीनस ड्रेनेज होता क्या है, देखिए दोस्तों, जहाँ पर भी आप खुराक करते हैं तो थोड़ी सी गंदगी तो आपने फैलाना है। ठीक है, तो जब इन सेल्स को ऑक्सीजन मिलता है तो ये सेल्स क्या करते हैं, ये सेल्स ऑक्सीजन को इस्तेमाल करके ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड को यहाँ से, और मैं कहता हूँ जितने फजूल चीज़ें यहाँ पर बनते हैं, या ये भी कहता हूँ जितने हार्मोन्स यहाँ पर बनते हैं, उन हार्मोन्स को कौन ले जाता है वापस, उन हार्मोन्स को ले जाते हैं वेन्स। ठीक है दोस्तों, कौन ले जाते हैं, वेन्स ले जाते हैं। तो वेन्स क्या होते हैं, उनको हम कहते हैं थायराइडल वेन्स। इनसे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और हार्मोन सारी चीज़ों को कलेक्ट करके वापस ले जाते हैं। तो कौन होते हैं, थायराइडल वेन्स होते हैं। ठीक है, इसी तरह अब ये थायराइडल वेन्स कहाँ पर अपना ब्लड, जो ब्लड इनसे लेकर कहाँ पर डालते हैं इंटरनल जुगुलर वेन में। तो आपने इतना डिटेल में अगर सीखना है तो सीख ले, लेकिन अगर आपको बोरिंग लगता है तो प्लीज़ आप ये पोर्शन छोड़ भी सकते हैं, कोई बात नहीं। ठीक है, तो आर्टीरियल सप्लाई इसका सुपीरियर थायराइडल आर्टरी हो गई, वीनस ड्रेनेज इसका हो गया
थायराइडल वेन्स जो कि इंटरनल जुगुलर वेन में अपना ब्लड पोर करके और फिर वो सुपीरियर वेना केवा में ब्लड को डाल देंगे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बात इनके बारे में है, इनका इनर्वेशन क्या है। इनर्वेशन का मतलब है, देखिए हमारी बॉडी का हर हिस्सा हमारे दिमाग के कंट्रोल में होता है। हमारे बॉडी का हर हिस्सा हमारे दिमाग के कंट्रोल में होता है। ये जो थायराइड ग्लैंड है ये भी हमारे दिमाग के कंट्रोल में है। तो दिमाग के कंट्रोल को मुख्तलिफ ऑर्गन्स के ऊपर कहते हैं इनर्वेशन। हमारे दिमाग के कंट्रोल को मुख्तलिफ ऑर्गन्स के ऊपर कहते हैं इनर्वेशन। तो इस ग्लैंड को कौन इनर्वेट करता है, कौन से नर्व्स होते हैं जो इस ग्लैंड को कंट्रोल करते हैं, तो हम कहते हैं, यहाँ पर लिख देता हूँ, रिकरेंट लेरेंजियल नर्व्स। लेरेंजियल नर्व होता है, ठीक है, लेरेंजियल नर्व, इसके साथ साथ एक ब्रांच चलती है जिसे हम रिकरेंट ब्रांच कहते हैं। इन्हीं ब्रांचेस से थायराइड ग्लैंड को इनर्वेशन, यानी जब थायराइड ग्लैंड में दर्द होता है, जब थायराइड ग्लैंड अपना सिक्रीशंस करता है, तो ये किसके ऑर्डर पर करता है, ये लेरेंजियल नर्व्स के थ्रू करता है। ठीक है, तो ये हो गई इसकी इनर्वेशन। अब ये कुछ बातें मैंने थायराइड ग्लैंड के इंट्रोडक्शन में कही, ठीक है, अभी तक हम डिटेल में नहीं गए हैं। इसके बाद मैं कहता हूं कि थायराइड ग्लैंड का स्ट्रक्चर अगर आप बयान करना चाहे, स्ट्रक्चर, तो स्ट्रक्चर में आपने क्या क्या बताना है। थायराइड ग्लैंड का स्ट्रक्चर क्या है, देखिए दोस्तों, ये हमारे पास थायराइड ग्लैंड है हमारा, ठीक है। अब मैं ऐसा करता हूं कि थायराइड ग्लैंड का एक छोटा सा टुकड़ा ले लेता हूं और यहाँ पर उस टुकड़े को इनलार्ज करता हूं, बढ़ाता हूं, तो आपको पता चलेगा कि थायराइड ग्लैंड के इस छोटे से हिस्से में क्या क्या चीज़ें हैं। तो फिर आपको समझना है कि थायराइड ग्लैंड के हर हिस्से में वही चीज़ होता है सिवाय एस्टमस के, ठीक है। थायराइड ग्लैंड का जो फंक्शनल पार्ट है वो ये दो लूब्स है, एस्टमस इन दो लूब्स का काम नहीं करता, ठीक है। तो हम इस तरह करते हैं कि ये जो छोटा सा हिस्सा इस ग्लैंड से हम ले लेते हैं और फिर इसको हम इस तरह से क्या करते हैं, इनलार्ज करते हैं, ठीक है दोस्तों। हम क्या कर रहे हैं, हम थायराइड ग्लैंड के कुछ हिस्से को इनलार्ज करते हुए समझना चाहते हैं कि थायराइड ग्लैंड में क्या क्या चीज़ें, ठीक है। तो ये जो छोटा सा हिस्सा था ये मैंने इस तरह बढ़ा दिया, ठीक है, इस तरह मैंने इसको बढ़ा दिया। अब देखिए थायराइड ग्लैंड में होते हैं छोटे छोटे फॉलिकल्स। क्या होते हैं ये थायराइड ग्लैंड के अंदर, क्या होते हैं दोस्तों, छोटे छोटे फॉलिकल्स होते हैं, ये फॉलिकल्स, ठीक है। अब देखिए ये ग्लैंड का एक हिस्सा है, इस ग्लैंड के अंदर क्या है, ये थायराइड फॉलिकल्स है, थायराइड फॉलिकल्स, समझ गए। अब फॉलिकल के अंदर यहाँ पर क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल्स होते हैं। क्या होते हैं, क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल्स। अब ये सेल्स कहाँ पर है, ये सेल्स है इस फॉलिकल में, इसलिए हम इन सेल्स को कहते हैं थायराइड फॉलिकुलर सेल्स कहते हैं। क्या कहते हैं इनको, हम कहते हैं फॉलिकुलर सेल्स। अब सारा काम यही फॉलिकुलर सेल्स सरंजाम देते हैं, सारा काम यही फॉलिकुलर सेल्स करते रहते हैं। तो ये हो गया हमारा, ये एक फॉलिकल मैंने बनाया। ये क्या है, ये है फॉलिकुलर सेल्स है, ठीक है दोस्तों। अब फॉलिकुलर सेल्स के दरमियान जो खाली जगह है, इस जगह को हम कहते हैं ल्यूमेन। ये क्या है दोस्तों, ये ल्यूमेन है। इस ल्यूमेन के अंदर गौर से देखिए, ये जितने भी सेल्स हैं जो भी बनाते हैं वो इस ल्यूमेन के अंदर डाल देते हैं, ठीक है। जितने भी इनकी सिंथेसाइजिंग मटेरियल्स होते हैं, जो भी ये बनाते हैं, ये इस ल्यूमेन के अंदर डाल देते हैं। तो इस ल्यूमेन के अंदर एक प्रोटीनिशियस फ्लूइड पड़ा होता है, प्रोटीन से भरा हुआ फ्लूइड पड़ा होता है, जिसको हम कहते हैं कोलाइड। क्या कहते हैं दोस्तों, कोलाइड कहते हैं। अब इस कोलाइड में होता क्या है, मैंने आपको बताया प्रोटीनिशियस फ्लूइड्स होते हैं, उस फ्लूइड को हम कहते हैं थायरोग्लोबुलिन्स। तो कोलाइड असल में क्या है, थायरो का मतलब थायराइड ग्लैंड, ग्लोब्यूलिन्स का मतलब ग्लोबुलर प्रोटीन्स है, ग्लोब्यूलिन्स। तो थायराइड
ग्लोबुलिन, थायरोग्लोबुलिन्स होते हैं कहाँ पर, कोलाइड में, और कोलाइड यहाँ ल्यूमिन में होता है। अब इन थायरोग्लोबुलिन्स को बनाते कौन है, तो ये फॉलिकुलर सेल्स जो है ये थायरोग्लोबुलिन्स बनाते हैं और फिर यहाँ पर रखते हैं। फिर बाद में क्या करते हैं, बाद में इस तरह करते हैं कि इस थायरोग्लोबुलिन के साथ आयोडीन को लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं जी, मैं बाद में बताऊंगा। आयोडीन लगा देते हैं, आयोडीन, तो ये बन जाता है थायराइड हार्मोन्स बनते हैं। तो ये मैं बाद में बताऊंगा किस तरह होता है, आपने बात की चीज़ों पर अभी से फोकस नहीं करना, ठीक है। तो ये हमने देखा, क्या देखा हमने कि थायराइड ग्लैंड का एक छोटा सा हिस्सा मैंने ले लिया और उसको इनलार्ज किया। तो जब हमने देखा अच्छा तो इसके अंदर ये फॉलिकल्स मौजूद है और इन फॉलिकल्स में एपिथेलियल सेल्स हैं जिनको हम फॉलिकुलर सेल्स कहते हैं। अब ये सेल्स के अंदर दरमियान वाली जगह खाली होती है जिसको हम ल्यूमिन कहते हैं। इस ल्यूमिन के अंदर ये जो सेल्स जो भी बनाते हैं इस ल्यूमिन के अंदर रख देते हैं, उसको हम कोलाइड कहते हैं। ये कोलाइड जो है वो थायरोग्लोबुलिन्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं। क्लियर हो गई बात। नेक्स्ट, इन फॉलिकल्स के दरमियान कुछ और किस्म के भी सेल्स होते हैं। फॉलिकल्स के दरमियान जो खाली जगह होते हैं इनमें कुछ और किस्म के सेल्स भी होते हैं जो इन फॉलिकल्स के इर्द गिर्द होते हैं, जिनको हम पैरा फॉलिकुलर सेल्स कहते हैं। अब ये क्या है दोस्तों, ये है पैरा फॉलिकुलर। पैरा मतलब इर्द गिर्द, फॉलिकुलर मतलब फॉलिकल के, तो फॉलिकल के इर्द गिर्द सेल्स हैं, ठीक है दोस्तों। पैरा फॉलिकुलर सेल्स, इनको हम सी सेल्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सी सेल्स। अब ये सेल्स क्या करते हैं, ये सेल्स एक स्पेशल हार्मोन बनाते हैं जिनको हम कैल्सीटोनिन कहते हैं, जिसके बारे में मैं बाद में डिटेल के साथ पढ़ाऊंगा, कैल्सीटोनिन हार्मोन, ठीक है। और ये जो फॉलिकुलर सेल्स है ये क्या बनाते हैं, ये बनाते हैं थायराइड हार्मोन्स। अब थायराइड हार्मोन में क्या क्या आते हैं, T3 एंड T4, इनके बारे में मैं बाद में बताऊंगा। T3 T4 हार्मोन, ठीक है, थायरोक्सिन और ट्राईआयोडोथायरोनिन और कैल्सीटोनिन। तो ये तीनों हार्मोन 1, 2 एंड 3, ये तीनों जो हार्मोन्स हैं ये सारे तीनों हार्मोन किस ग्लैंड के हैं, थायराइड ग्लैंड के हैं, ठीक है। तो ये मैंने इसका स्ट्रक्चर बताया आपको, यहाँ पर आपने फोकस करना है। ये थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन मैंने बताया। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम जाएंगे और स्टार्ट करेंगे थायराइड हार्मोन्स को, कि थायराइड हार्मोन किस तरह बनते हैं, इनका नॉर्मल अमाउंट क्या होता है ब्लड में, इनके फंक्शंस क्या है, अगर ये ज़्यादा हो जाए, ये कम हो जाए तो फिर क्या क्या कंडीशंस क्रिएट होते हैं। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में दोस्तों, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।